रिकॉर्डिंग। तो अब हमें डिस्कस करना है कि एक मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जेईई एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ओलंपियाड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो क्वेश्चन पाथफाइंडर के लेवल 3 में है और वो क्वेश्चन पर्सल में भी है। ठीक है, तो इसलिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे जितने वेरियस पॉसिबल वेज हो सकते हैं इसको सोल्व करने के, उन सभी मेथड से हम इसको करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म रिंग है। यूनिफॉर्म रिंग पे चार्ज आप क्यू मान लीजिए, रेडियस आप आर मान लीजिए। तो हमें पता है कि इस रिंग के सेंटर पे फील्ड तो जीरो होती है, पता है ना, जीरो होती है। और हाँ। हमें इस रिंग के एक्सिस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, ये होता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर थ्री पावर बाई हाउ टू। मच, 3 बाई थ्री बाई 2। टू ये भी आइडिया है। यस सर। बट आज मुझे करना है कि इस यूनिफॉर्म रिंग के सेंटर से अगर मैं थोड़ा सा इसके प्लेन में मूव कर जाता हूं तो इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मुझे निकालना है। थोड़ा सा मूव करने का मतलब ये है कि जो एक्स होगी, एक्स ये बहुत छोटी होगी रिंग के साइज के रिस्पेक्ट में, एक्स बहुत छोटा होगा रेडियस से। और तो डायग्राम में काफी बड़ा दिखा रखा है बट मैं बहुत ही थोड़ा सा इन द प्लेन सेंटर से अगर एक्स डिस्टेंस मूव करूंगा तो कितना इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और यू कैन से कि अगर मान लीजिए मैं एक चार्ज पार्टिकल को सेंटर से अगर एक्स खिसकाता हूं प्लेन के अंदर तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो ऑफ कोर्स सी बात है, फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे पता होनी चाहिए ना, रिंग की। हाँ यस सर। तो फिर मुझे इनडायरेक्टली रिंग के प्लेन में स्मॉल डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करनी है। इज माई क्वेश्चन क्लियर? जी सर। यस सर। ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन ना बेसिक लेक्चर्स में अवेलेबल है, अगर आपने देखा हो तो। देखा है? सर अभी नहीं पहुंच पाए हैं सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इसको डिस्कस करेंगे, वैसे क्या पता ना देखा हो। ठीक है, अपन इसको सभी मेथड से आज करने वाले हैं। देखो, जो मेथड इसका पर्सल में गिवन है वो ये गिवन है कि आप थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट मान लो। इस एलिमेंट की वजह से आप यहां पे पोटेंशियल लिखने की कोशिश करो, पहले पोटेंशियल। और मुझे पता है कि पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वो होता है के इंटू जो भी चार्ज है अपॉन में ए डिस्टेंस, क्यू बाय आर। एस हो जाएगा। यहाँ पे एस हो जाएगा ना, जो मैंने एस मान रखा है डायग्राम के यस सर। अंदर। जी। ओके, राइट। और पोटेंशियल अगर मैं एक बार निकाल दूंगा तो आई नो कि अगर मुझे वी आर और थीटा का मान लो फंक्शन मिल जाता है तो आई कैन इजिली फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय विच फॉर्मूला, माइनस का डेल वी बाय डेल आर, आर कैप माइनस का 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा, थीटा कैप। अच्छा, कॉमन सेंस से हम ये देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना वो अलोंग द सेंटर आएगी, आप चेक कर सकते हैं। देखो कैसे। मान लो मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं जहां मुझे फील्ड निकालनी है। यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो इसको एक कोड मान लो मैंने ड्रॉ की यहां से। आप समझिए अगर मैं यहां पे एक डीक्यू चार्ज मानूंगा तो ऐसा एक डीक्यू चार्ज यहां पर भी होगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा आप देख पा रहे हैं कि वो टुवर्ड्स द सेंटर जाने वाला है। सेम अगर मैं इस वाले कोड के लेफ्ट साइड में कोई डीक्यू चार्ज मान लो मानता हूं, ऐसा ही सिमेट्रिक डीक्यू यहां पर होगा। इनकी वजह से भी फील्ड कहां पर आएगी, सोम नेट फील्ड कहां आएगी, अवे फ्रॉम सेंटर आएगी। बट क्योंकि ये वाले चार्जेस पास में है इस पॉइंट के तो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे तो नेट फील्ड कहां हो जाएगी, टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है? यस। मतलब इस क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है इस पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट विल बी रेडियली इनवर्ड। ठीक है, दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर। समझ गए? तो बाय सिंपल कॉमन सेंस, ठीक है नमन, बाय सिंपल कॉमन सेंस वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड यस सर। विल बी टुवर्ड्स द सेंटर। ये ठीक है? ओके, ठीक है सर। ठीक है। यस चल सर। बहुत अच्छी बात है। आइए फिर हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने की कोशिश करते हैं। पोटेंशियल निकालने के लिए आपको पता है, मैंने जस्ट भी आपको बताया कि एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, वो होता है के इंटू में डी क्यू अपॉन डिस्टेंस एस। क्या मैं इस एस को इन टर्म्स ऑफ आर थीटा एंड एक्स लिख पाऊंगा? आई थिंक इजिली बाई कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, इन दिस ट्रायंगल कॉस cos थीटा थीटा सर। विल बिकम आर स्क्वायर
आर स्क्वायर प्लस प्लस एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस एक्स एस स्क्वायर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 × r इंटू एक्स। बट टू। ठीक है पक्का। तो जो पॉइंट चार्ज का हाँ पोटेंशियल में आ रहा है k इंटू डी क्यू विच इज लैम्डा इंटू आर डी थीटा अपॉन एस, एस की वैल्यू को मैं यहां से निकाल के सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। एम आई क्लियर। और पूरी रिंग की वजह से निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहां से कहां तक, जीरो से मुझे स्टार्ट करना होगा और मुझे 2 पाई तक मूव करना होगा। ये क्लियर है। सर, इसमें अपन एस जो ले रहे हैं वो इस जो अपन मतलब बीच से लेना चाहिए ना, मतलब काइंड ऑफ वो बीच से कि। ही है, वो एक्चुअल डायग्राम में इतना क्लियरली विजिबल नहीं है, बहुत बहुत स्मॉल डी क्यू है ये। इतना स्मॉल है ये डी थीटा की हाँ ये लेंथ ऑलमोस्ट एक पॉइंट के जैसी है। अगर पॉइंट के जैसी होगी तो आपको पता है कि ये भी एस होगा, ये भी एस होगा और ये भी एस होगा। ठीक है। पक्का। हाँ ऑलराइट। भवानी सर ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है अपने पास और मुझे सेंटर से किसी भी स्मॉल डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्या होगा। मतलब ये जो आर है इसके प्लेन में है पहली बार, और आर की वैल्यू बहुत छोटी है रेडियस से। तो एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर इन द प्लेन ऑफ द रिंग हाउ मच विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें निकालना है। ओके। ओके सर। तो मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैंने पोटेंशियल लिखा, पोटेंशियल का ग्रेडियंट लेके माइनस लगा के मैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा निकाल सकता हूं। तो उसी डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। तो यू कैन सी के इंटू डी क्यू बाई एस का इंटीग्रेशन मुझे करना है। आई थिंक यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लीज सी दिस यहां तक। यस सर। ठीक है। यू के नीचे वाली टर्म कहां से आएगी बेटा, ये नीचे वाली टर्म कहां से आएगी, ये आएगी कोसाइन फॉर्मूला से। कोसाइन फॉर्मूला यस। से मैंने एस की वैल्यू को निकाला इन टर्म्स ऑफ आर एक्स एंड थीटा। ओके। यस। अब आपको पता है कि रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो ऊपर जाके पावर क्या बन जाएगी, माइनस हाफ बन जाएगी। ठीक है। यस। अब देखो मैंने क्या मान लिया, मैंने वन के साथ जो प्लस में जो भी नंबर्स हैं उसको मैंने एक बार एप्सिलन मान लिया, उसको मैंने एक बार एप्सिलन मान लिया। तो ये जो आपके पास टर्म है इंटीग्रेशन के अंदर वो है अपने पास 1 प्लस एप्सिलन की पावर माइनस हाफ। और मुझे पता है कि 1 प्लस एक्स की पावर जो एन होती है उसकी जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है वो क्या होती है, वो होती है 1 प्लस एन एक्स प्लस NC2 x² अप टू सो ऑन चलता जाएगा। पता है कि नहीं पता है। ओके। यस। राइट। बट क्योंकि हम्म। अपना जो स्मॉल आर है वो तो बहुत छोटा है कैपिटल आर से, तो यू ऑल कैन सी ये जो टर्म आने वाली है एप्सिलन, ये टर्म वन से बहुत छोटी आने वाली है बेटा। समझे ना। क्योंकि जो आर बाई आर है वो वन से छोटा होगा, और जो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर है वो भी वन से बहुत छोटा होगा, कोस थीटा भी वन से बहुत छोटा होगा। ठीक है ना, वन से बहुत छोटा नहीं होगा बट वन से छोटा होगा। आर इज मच 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 देर लेस देन कैपिटल आर, आर बाई आर पक्के से वन से बहुत छोटा होगा, कोस थीटा वन से हमेशा छोटा होता ही है। तो वी कैन से एप्सिलन एक ऐसा नंबर होगा जो छोटा होगा। समझे ना बात को। यस सर। एप्सिलन बहुत बड़ा नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। एप्सिलन एक छोटा नंबर होगा। अच्छा अब मुझे कैसे पता कि मुझे 1 प्लस एप्सिलन की पावर एन में कितनी टर्म्स तक लिखना है, वो मुझे सोचना होगा। और तो जब ये क्वेश्चन पर्सल में से मैंने लिया था तो पर्सल में कहा था कि तुम पावर 2 तक ओपन करो, बट मुझे एग्जाम में तो नहीं पता होगा ना कि मुझे कितनी पावर तक एक्सपेंड करना है। तो हम्म। अगर हम थोड़ा रिवर्स में सोचें तो मुझे पता है कि अगर v मुझे एज अ फंक्शन ऑफ आर पता है और मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो क्या होती है, वो होती है माइनस का डेल वी बाय डेल आर, होती है ना। हाँ सोचो अगर v में ओनली प्रोपोर्शनल टू आर वाली टर्म अगर मैंने ली, मतलब अगर एप्सिलन की पावर अगर मैंने वन तक लिया, तो शायद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड ही नहीं करेगी। हाँ। अगर वी आर में लीनियर हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आर पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा ना बेटा। ठीक करेगा। और क्वेश्चन में देखो मुझे ये शो करना है कि एसएचएम होने वाला है। एसएचएम तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर होगा। यस और नो। इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोपोर्शनल टू आर दिखाने के लिए मुझे पोटेंशियल को आर स्क्वायर तक एक्सपेंड करना पड़ेगा। यस और नो। यस सर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सभी को। यस सर। यस। ठीक है, यू समझ में आया बेटा। इसीलिए मैंने इसके यस। अंदर 1 प्लस एक्स की पावर एन को अप टू एक्स स्क्वायर तक मैंने एक्सपेंड किया। तो अगर आप वहां पे NC2 अगर खोलेंगे
और अगर आप एन की वैल्यू को माइनस हाफ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो आपका फॉर्मूला बन के आएगा वो ये निकल के आएगा 1 - ½ एप्सिलॉन प्लस 3/8 एप्सिलॉन स्क्वायर। राइट, तो हो जाएगा इतना, चेक करिए एक बार। 1 - ½ एप्सिलॉन एज इट इज, एंड देन वी हैव 3/8 एप्सिलॉन का स्क्वायर। ओके। अच्छा, रही बात, अगर मैं एप्सिलॉन का स्क्वायर करूंगा तो देखो उसमें क्या होगा, उसके अंदर एक तो r⁴ की टर्म आएगी शायद, क्योंकि अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस का 2 इंटू दिस बनेगा ना। हम्म। बट मुझे पोटेंशियल में तो r⁴ तक में ही जाना है, तो जो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होगा उसको लिखने का फायदा भी है कि नहीं फायदा है? फायदा नहीं है। पावर 4 वाली टर्म पावर 3 और पावर 2 के रिस्पेक्ट में क्या होगी, बहुत छोटी होगी, वी कैन नेग्लेक्ट दैट, यस और नो। सेम, अगर मैं इसका स्क्वायर लिखूंगा तो फायदेमंद टर्म होगी शायद। टेल मी क्यों होगी? a+b के होल स्क्वायर में अगर मैं, तो R² आ उसके अंदर जाएगा। r² आएगा, फेयर इनफ। बट अगर मैं 2ab की टर्म लिखता हूं तो उसके अंदर r³ आएगी, क्यों आ अगेन जाएगा। वो टर्म मेरे लिए काम की नहीं है। इसीलिए मैंने केवल इसी टर्म के स्क्वायर को यहां पे लिखा है 3/8 के साथ, प्लीज सी दिस। ठीक है, बोलिए, यस सर। कोई इश्यू है तक? नो सर। नो सर। So you can read this. We drop the terms higher than r/r का स्क्वायर, पावर वाली मैंने टर्म्स को इग्नोर कर दिया जो पावर 2 से बड़ी हैं, सिंस वी ओनली नीड द क्वाड्रेटिक टर्म फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और अगर रीअरेंज करूंगा तो आप पाएंगे कि ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब क्योंकि मेरे को तो इसको इंटीग्रेट करना था थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इसकी मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू को निकाल लिया है ऑलरेडी, तो अगर मैं इसको अभी सोल्व करता हूं तो यू विल बी गेटिंग दिस रिजल्ट। v ऑफ r विल बी ऑलमोस्ट q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस प्लस q/16 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल r³ इंटू r²। वंस यू नो पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ आर, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना बहुत इजी होगा अब आपके लिए, और हमने डायरेक्शन पहले ही गैस कर रखी है, याद है ना क्या थी? अलोंग सेंटर। अलोंग द सेंटर, दैट इज अलोंग माइनस आर कैप डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर आप dv/dr अगर निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म का तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना फर्स्ट टर्म का, तो वो तो कांस्टेंट है। हम्म। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 इंटू स्मॉलर आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये वाली आ जाएगी जो मैंने निकाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको पता लग गया तो अगर मैं Q×E करूंगा तो फोर्स आ जाएगा, है ना, और फोर्स भी अपना प्रोपोर्शनल टू आर आएगा। इसका मतलब जो फोर्स है आपका वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब मोशन कैसा हो जाएगा, SHM हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब अगर मैं कंपैरिजन कर लूंगा F = -K × R से, तो मुझे जो K है SHM वाला वो मिल जाएगा। अगर मुझे K मिल जाएगा तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट में कितना, कितना, M/K, भाई एम बाई होता के। है मतलब मैंने पढ़ा नहीं था। एम बाई अच्छा। के एम इफेक्टिव, बाई ठीक है, के। M/K SHM। ठीक है, तो वी कैन इजिली फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी, ओमेगा और टाइम पीरियड, वट एवर यू वांट। क्लियर? इट इज अवर फर्स्ट मेथड टू सोल्व दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? हम्म। ये एक अच्छा सवाल था, ये पाथफाइंडर के लेवल 3 में भी है, पर्सल में भी है, और पर्सल में जो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हिंट दिया हुआ है वो यही हिंट गिवन है जो आपको मैंने पढ़ाया है अभी। पोटेंशियल निकाल के, है ना, स्मॉल r का अप्रोक्सीमेशन मान के पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, और अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये पर्सल में हिंट गिवन है। पर्सल में इवन ये भी लिखा हुआ है कि आप ये मान लेना कि 1 + ε⁻⁻, आप इसको ये मान के सोल्व करना, उसमें ये हिंट भी गिवन है। ठीक है, चलिए, अब इसका सेकंड मेथड क्या होगा समझिएगा। जैसे मैंने थीटा पे जाके डी थीटा का एक पॉइंट चार्ज का एलिमेंट माना है ऑलमोस्ट, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से अगर मैं डायरेक्टली यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूं, डीई, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैं इस एंगल को मान लो अल्फा मान रहा हूं अल्फा, तो जो डीई का जो कोस अल्फा होगा उसी का इंटीग्रेशन आपको नेट फील्ड देगा, जो कि नेट फील्ड कहां होने वाली है, टुवर्ड्स द सेंटर होने वाली है, यस और नो। तो किसी भी डीक्यू की हम्म। फील्ड, तो मुझे पता है डीक्यू से अवे आएगी, लेकिन उन सभी का कौन सा कंपोनेंट ऐड होने वाला है, अलोंग द सेंटर वाला कंपोनेंट ऐड होने वाला है, राइट। हम्म। ठीक है, वो मैंने यहां पे सोल्व किया। ठीक है, तो एंगल मैंने देखो वही अल्फा मान रखा है, लेट मी शो हियर। कुछ मैं स्टेप्स अभी आपको करके दिखा देता हूँ। लेट दिस एंगल इज अल्फा,
एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डी एंड दिस विल बी अल्फा। तो जो आपका ई नेट आएगा, ई नेट विल बी इंटीग्रेशन डी का कोस अल्फा। दिस अल्फा विल बी ऑफ कोर्स डिफरेंट फ्रॉम थीटा। थीटा अलग है बच्चों, ठीक है। थीटा तो मैंने थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिया है। अल्फा इस लाइन का एंगल मैंने एक्स से नापा है, ठीक है। तो अल्फा और थीटा दोनों अलग एंगल्स हैं। अच्छा, डी का वैल्यू बताओ क्या बनेगा। डी बनेगा के इंटू डी क्यू बाई एस स्क्वायर, बोलिए, हम्म। इंटू में यस। कॉस ऑफ अल्फा, इंटू में कॉस ऑफ अल्फा, सही है। हम्म। हाँ। कोई दिक्कत यहां तक। व्हाट नहीं। इज डी क्यू का वैल्यू, के इंटू लामडा आर डी थीटा अपॉन एस स्क्वायर इंटू में कोस ऑफ अल्फा, ठीक है जी। ये सबको दिख रहा है। यस। और अगर मैं इसको एस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एस क्यूब, और ये बन जाएगा आपके पास एस इंटू कोस अल्फा, ठीक है। हम्म। एस कोस अल्फा इज नथिंग बट इस एस का आर एक्स माइनस। कॉम्पोनेंट, हम्म। ठीक है। एस का क्या बन जाएगा, एक्स कॉम्पोनेंट बन जाएगा। देखो मैंने वहीं से कुछ यहाँ पे करने की कोशिश कर रही है, एक बार देखिए इसको। ये सपोज समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ। के डी क्यू बाई एस स्क्वायर कोस अल्फा, तो के डी क्यू बाई एस क्यूब इंटू में एस एक्स। क्लियर है वाली चीज, बोलिए। हम्म। ठीक है, समझ यस बेटा। और जो आपका जो एस का एक्स कंपोनेंट आएगा, उसको मैं क्या लिख पाऊंगा, उसको मैं लिख पाऊंगा इस आर का कोस साइन थीटा का। में से एक्स को माइनस कर दो। क्लियर है। जो एस कोस हम्म। अल्फा था ये टर्म, दिस टर्म इज नथिंग बट सी दिस राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस कितना है, ये है आर का कोस थीटा। अगर मैं आर के कोस थीटा में से एक्स को माइनस कर दूंगा युग, तो क्या मिलेगा मुझे, एस एक्स मिल जाएगा बेटा, ठीक है। यस। तो प्लीज सी दिस, एस एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस आर कोस थीटा है, ओके। और नीचे एस की पावर थ्री तो निकालना आसान था, वही अपन कोसाइन रूल से निकाल सकते हैं, राइट। टेल मी ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, ऐसा मैंने क्यों करा। अल्फा मुझे एक अननोन एंगल नहीं चाहिए भाई, ऑलरेडी देखो थीटा एक, थीटा की मुझे लिमिट्स करनी है 0 से लेकर 2 पाई तक। तो आई डोंट वांट कि थीटा के अलावा कुछ और वेरिएबल आए मेरे पास। तो उसको मैंने एलिमिनेट करने के लिए सारा काम किया है बस, और मैंने कुछ भी नहीं करा। क्लियर है, बोलिए। यस सर। अच्छा, यस सर। क्योंकि ये एक्सप्रेशन ही इलेक्ट्रिक फील्ड का है, और मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मुझे प्रोपोर्शनल टू आर ही चाहिए बस। तो अब मैं इंश्योर करूंगा कि एक्सपेंशन में ऐसे करूं बाइनोमियल वाला कि मुझे पावर वन तक का बस वैल्यू मिले, मुझे पावर टू नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब मैं पोटेंशियल में काम कर रहा था भवानी सर, तो मेरा पर्पस क्या था कि मुझे एक्स स्क्वायर की टर्म मिल जाए कैसे भी करके, है ना। हम्म। बट अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करूंगा तो मुझे एक्स की टर्म। एक्स की पावर वन तक ही एक्सपेंड करने की नीड है, मुझे फर्दर टर्म्स की नीड नहीं है। तो आप इसको ऊपर भेज देना, पावर माइनस का 3/2 बनेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई थिंक अब डूएबल है शायद ना। आइडिया लग रहा है कैसे करना है ना। तो इफ वी सॉल्व इट तो वी विल बी गेटिंग अगेन द सेम आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्यू बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू एक्स, तो ठीक है ये प्लीज। इजी मैटर लग रहा है, थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला थोड़ा ज्यादा इजी लग रहा नहीं इजी तो लग रहा है, बट ये एंगल क्लिक करना कि एंगल मानना है और फिर कन्वर्ट करना, तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। जो अपनी रूटीन टीचिंग होती है हम उसमें ऐसे क्वेश्चन जनरली क्लास में नहीं कराते हैं। है। हाँ, वो नहीं कराते अपन। हाँ, करने के बाद तो बहुत आसान है, करने के बाद तो बहुत हम्म। आसान है सर, है ना, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसका सर एक शायद एक रिंग के अंदर सेंटर के पास कोई एक रैंडम पॉइंट पे उस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फॉर्मूला भी होता है ना शायद। आप कह रहे हैं कि रिंग के अंदर ही किसी डिस्टेंस आर पे जो छोटा ना हो। मतलब हाँ, ये शायद या तो शायद छोटा हो उसके लिए है, या पता नहीं किसी भी रैंडम पॉइंट के लिए एक फॉर्मूला है ना शायद। नहीं, अगर हम स्मॉल के लिए तो फॉर्मूला तो हमने निकाल दिया वैसे अभी, लेकिन वो अगर तो आ रैंडम गया, होगा के तो क्यू आर निकालना बाई थोड़ा टू आर मुश्किल क्यूब आ रहेगा। गया, ये तो आ गया अपना स्मॉल वाला तो। यही आ रहा है ना शायद, के क्यू आर बाई टू आर क्यूब ना। हाँ, के क्यू आर बाई 2 r क्यूब आ रहा है। ये यही है शायद, स्मॉल के लिए ही है हाँ, ना। स्मॉल के लिए ही है, बिल्कुल सही है। अगर लार्ज होगा तो फिर तो करना मुश्किल रहेगा। फिर जो हमने ये और अप्रोक्सीमेशन उसका माना कोई है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं है ना उसका कौन तो। कौन से वाला।
मतलब लार्ज के लिए कोई फॉर्मूला थोड़ी, मतलब ऐसा रैंडम कोई पॉइंट के फॉर्मूला लिए। नहीं, वो बहुत मुश्किल सवाल हो जाएगा ना, उसमें काफी हम्म। अदर टर्म्स भी आ जाएंगी जिसको मैं नेग्लेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो समझ गया समझ गया, हाँ, मेरे को किसी करना ने बहुत पूछा करना बहुत था। चैलेंजिंग रहेगा फिर इस क्वेश्चन को। ठीक है, फिर वो स्मॉल के लिए। ठीक है, हाँ, हाँ। चलिए लेट अस नाउ डिस्कस आवर थर्ड मेथड, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। और इस मेथड से करने के बाद ना बहुत अच्छा आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो बढ़िया चीज़ है। ठीक है, लेट मी ऐड अ पेज। समझना कैसे, मुझे पता है कि अगर मेरे पास एक रिंग है, तो रिंग से किसी भी डिस्टेंस एक्स पर, एक्सिस पर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है ई ऑन द एक्सिस इज गिवन बाय के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। पता है ना, राइट। एक्सिस पे मुझे पता है। अब मैंने क्या करा, देखो मैंने ऐसे करा, ये मैंने बना दी अपनी रिंग। ठीक है, इससे इसके प्लेन में किसी भी डिस्टेंस आर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आर बहुत छोटा है, ध्यान देना। आर बहुत छोटा है, ध्यान देना। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने ये करा, मैंने एक गॉसियन सरफेस माना जो कि इस रिंग से आधा ऊपर है आधा नीचे है। देखो ऐसे, इसकी बात करेंगे अपन कि सिलेंडर कैसा होना चाहिए, छोटा बड़ा, वो अपन बात करेंगे थोड़ी देर में। बट अभी मैंने एक ऐसा गॉसियन सरफेस माना है, एक मैंने गॉसियन सिलेंडर माना है जो कि रिंग के प्लेन से हाफ ऊपर है हाफ नीचे है। मान लीजिए एक्स डिस्टेंस ऊपर है और मान लीजिए एक्स डिस्टेंस यहां से नीचे है। कोई दिक्कत यहां तक बोलिए। नो सर। ठीक है, अब मुझे पता है कि भाई जो रिंग के प्लेन में जो फील्ड है वो है अलोंग द सेंटर। तो अगर मैं इसको डायग्राम में शो करूंगा तो ऐसे कुछ शो करना पड़ेगा मुझे, देखिए एक बार। ये ठीक है, हाँ जी भवानी सर, ठीक है। रिंग के प्लेन में किसी भी पॉइंट पे जो फील्ड है वो कैसी है, वो अलोंग द सेंटर है, वो रेडियली इनवर्ड है। तो मैंने यस सर। इनका प्लेन फील्ड की डायरेक्शन को ऐसे शो कर दिया। और मुझे पता है कि एक्सिस पे जो फील्ड होती है वो तो प्लस से अवे आती है अलोंग द एक्सिस। ठीक हम्म। है, एक्सिस वाले पॉइंट पे फील्ड कहाँ होगी, प्लस से अवे आएगी अलोंग द एक्सिस। तो ये है हम्म। इसकी एक्सिस, तो यहाँ पर अपने पास अवे अवे आ जाएगा। बट क्या मुझे एक्सिस के अलावा इस पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू पता है क्या, ये मुझे नहीं पता। ना मुझे यहाँ पे फील्ड की वैल्यू को पता है, यस और नो। नहीं पता। बट अगर मैं आर को बहुत छोटा मान लूंगा तो ये तो सारे अप्रोक्सीमेटली। पॉइंट्स ऑलमोस्ट एक्सिस वाला फील्ड देंगे। हम्म। और वही अपना सवाल है शायद कि हमें बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस आर पे फील्ड निकालना है। अंडर द लिमिट आर इज मच मच लेस देन द कैपिटल आर, वी कैन अप्रोक्सीमेटली से कि सर ऑल दीज पॉइंट्स विल बी लाइक एक्सिस वाला पॉइंट फॉर द रिंग। यस और नो। हम्म। हम्म। तो सिलेंडर एक ऐसा सिलेंडर है जिसकी रेडियस क्या होगी, बहुत छोटी होने वाली है। यस और नो। अच्छा यस अगली सर। बात सुन, अगली बात सुनना। जो मैंने गोशियन सिलेंडर माना है, इस गोशियन सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है बताइए। जीरो। 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 चार्ज तो पूरा ही जीरो। बाउंड्री पर है ना, बाहर है वो। तो अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा ना, ऐसा हम्म। बनेगा, देखो बनेगा। चार्ज पूरा यहां पर है और ये अपना गोशियन सरफेस है, देयर इज नो चार्ज इनक्लोज। इफ देयर इज नो चार्ज इनक्लोज दैट मीन्स यहाँ पे जो ई डॉट डीएस आएगा पूरे सरफेस में से क्या आ जाएगा, जीरो। 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 गोस लॉ क्या तो बोलते आ हैं, जाएगा जीरो। ई डॉट डीएस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन क्या होगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। एप्सिलॉन। सिंस देयर इज नो चार्ज इनक्लोज्ड ये टर्म क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। अच्छा मुझे पता है कि कर्व सरफेस से इनकमिंग फ्लक्स आ रही है और फ्लैट सरफेस से आउटगोइंग फ्लक्स जा रही है, इसका मतलब इनकमिंग फ्लक्स विल बैलेंस आउटगोइंग फ्लक्स, राइट। हम्म। तो जो मुझे इन द प्लेन निकालना है ना, ई हम्म। इन द प्लेन, ठीक है, इन प्लेन मान लो इसको, इन प्लेन, ठीक है, या ई ही मान लो, कोई बात नहीं, लेट्स कॉल दिस एज ई ओनली। ठीक है, ये मुझे ई ही मान लिया मैंने, और ई एक्सिस वाली को मैंने ई स्मॉल ए मान लिया। ठीक है, ई ए का मतलब क्या होगा, ई एक्सिस, और ई का मतलब क्या होगा, ई इन द प्लेन जो मुझे निकालनी है। तो ई इंटू में 2 पाई आर इंटू में 2 एक्स विद द माइनस साइन। टेल मी क्या है ये कर्व्ड सरफेस एरिया से इनकमिंग फ्लक्स दिख रहा है, ए इंटू हम्म। व्हाट इज एरिया, 2 पाई आर एल। एल क्या हम्म। बनेगी, 2 एक्स बनेगी। बट समझना, ये तो प्लेन में थी ना सारी की सारी लाइंस, बट एक्स तो प्लेन के बाहर है। इसका मतलब ये टर्म इनकमिंग फ्लक्स वाला काम तब करेगी जब एक्स में क्या लूंगा, बहुत छोटा लूंगा। करेक्ट। मतलब अगर एक्स अगर बड़ा हो गया तो फिर ये इनकमिंग फ्लक्स गलत हो जाएगी भाई। हम्म।
मतलब जितना ज्यादा सिलेंडर इसके प्लेन के जस्ट ऊपर जस्ट नीचे होगा, नेग्लिजिबल हाइट का होगा मान लो, मतलब ये एक्स हम्म बहुत छोटा होगा, तभी मैं कह सकता हूं कि कर्व सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, ई इंटू 2 पाई आर एल होगा। प्लीज सी दिस। हम्म तो यहाँ पे आर को भी छोटा होना बहुत जरूरी है, एक्स को भी छोटा होना बहुत जरूरी है। चलिए वाई आर नीड्स टू बी वेरी स्मॉल, ताकि मैं इन सभी फ्लैट वाले पॉइंट्स पे अप्रोक्सीमेटली फील्ड कौन सी मान पाऊं, ई एक्सिस वाली। टेल मी वाई एक्स नीड्स टू बी वेरी स्मॉल, ताकि मैं कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स है वो ताकि क्या सब लिख पाऊं रेडियल हो जाए, approximately। बोलो बेटा। रेडियल हो जाए, वरना फिर दूसरा हो हाँ, जाएगा। ताकि मैं फ्लक्स को नियरली क्या मान पाऊं, माइनस का 2 पाई आर एल मान पाऊं, ठीक है। अच्छा, फ्लैट सरफेस से इस वाले सरफेस का एरिया भी ऊपर है, इसका एरिया नीचे है, लेकिन दोनों में ही अगर मैं ई डॉट डी ए निकालूंगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव ऐड आएगा ना, होगा, ऐड दोनों ही होगा। आउटगोइंग फ्लक्स है, और दोनों हम्म सिमेट्रिकल भी है, तो मैं एक का निकाल के डबल कर सकता हूं। तो 2 इंटू ई एक्सिस इंटू में पाई r² इक्वल टू 0। यस युग, समझ में आया बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, इज इट ओके। ये- और एक ही अब ई बात है, एक्सिस ये देखो। ई एक्सिस मुझे पता है ऑलरेडी कितना होता है, लेकिन ई एक्सिस भी किस कंडीशन में निकालना है, एक्स बहुत बहुत छोटा है, छोटा हो। बहुत छोटा है। अगर एक्स बहुत छोटा होगा रेडियस से, तो जो आपकी ई एक्सिस की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट क्या आ जाएगी, के क्यू के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब आ जाएगी के बेटा। क्यू एक्स बाय आर। ठीक है, ओके, बढ़िया। तो ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा पाई और टू, आप चाहे तो काट सकते हैं, एक आर भी चाहे तो आप काट सकते हैं। तो जो ई मुझे निकालना है वो क्या बन जाएगा, ई एक्सिस इंटू आर अपॉन में 2x। व्हाट इज ई एक्सिस का वैल्यू, अभी हमने निकाला के क्यू एक्स डिवाइड बाय आर क्यूब, इंटू में आर अपॉन में कितना 2x, एक्स से अपना एक्स कट रहा है, तो सेम रिजल्ट वी आर गेटिंग के क्यू आर डिवाइड बाय 2 r क्यूब। क्लियर सभी को बोलिए। यस सर। इज दिस ओके और नोट गाइस, हाँ सब बढ़िया। यस। चेक कर लीजिए। तो बाय गोस लॉ ऑल्सो वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये बढ़िया मेथड है। ठीक है, ये एग्जाम में एक डुएबल मेथड है, इस मेथड से अगर एग्जाम में करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। अभी कैलकुलेशन ही बच गई सारी। कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी, मेन बात है इसके अंदर। डबल अप्रोक्सीमेशन लगा दिया, सही है। हम्म डाइजेस्ट करिए इसको, देन वी विल सोल्व बाय अनदर मेथड। ओके। हम्म अच्छा, अभी ना लास्ट वाली क्लास में हमने क्या किया था, सो हमने डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ पढ़ा था बहुत ही अच्छे से, एकदम बेसिक मेथड से, याद है आपको। और सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ को निकाला था बिना वेक्टर कैलकुलस यूज करे, याद आ रहा है आपको। यस सर। टेल में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या था वो फॉर्म, याद है किसी को। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में टेल में क्या आई थी फॉर्म। आई मीन ऐसे तो याद नहीं किया सिलेंड्रिकल, बट वो निकल जाएगा ना डेल डॉट ई से। हाँ निकल जाएगा, वो तो निकल जाएगा, डाइवर्जेंस वो तो निकल जाएगा, वो तो होता है ना, 1/h2h3। हाँ वो तो निकल से याद जाएगा। नहीं है पर। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये वाली फॉर्म है अपने पास, लेट मी, ये वाली फॉर्म है फॉर्म, ठीक है। दिस इज द फॉर्म विच वी हैव। जैसे जो अभी हमने मेथड यूज करा वो यूज करा हमने गोस लॉ की इंटीग्रल फॉर्म। अगर गोस लॉ की इंटीग्रल फॉर्म से अपना आंसर आया है तो डेफिनेटली गोस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म से भी तो आंसर आना चाहिए ना यार, कि नहीं आना चाहिए। दोनों ही गोस लॉज हैं, यस और नो। आना चाहिए। तो लेट्स ट्राई दिस प्रॉब्लम विद द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गोस लॉ, ऑलराइट। तो अभी जस्ट मैंने अभी चेक करा कि ये जो रिंग है अपने पास, इसके प्लेन में जो फील्ड है वो गारंटी से कैसी है, वो रेडियली इनवर्ड है, राइट। और एक्सिस पे जो फील्ड है वो अलोंग द एक्सिस है ऐसे, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
यस इससे मुझे ये क्लैरिटी आई कि जो ये टर्म आने वाली, ये टर्म कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, ये टर्म जीरो बन जाएगी बेटा, बन जाएगी ना। जो यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड या तो रेडियल है या फिर अलोंग द एक्सिस जेड डायरेक्शन में है, वो ऐसे फाई कैप की डायरेक्शन में नहीं है बेटा, है ना, ई फाई इज नॉट देयर ना, यस और नो। यस सर। अच्छा, बढ़िया बात है। और जो मैंने अभी सरफेस माना है, या मान लो जिस पॉइंट की बात मैं अभी कर रहा हूं, उस पॉइंट पर कोई भी चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट भी नहीं है, मतलब उस पॉइंट के ऊपर रो की वैल्यू भी क्या है, जीरो है, के नंबर भी क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, यस और नो। हम्म यस सर। मेरा पर्पस है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट निकाल दूं, जो कि इन द प्लेन वाला है ई आर, और मुझे ई का जेड कंपोनेंट शायद पता है क्या है, पता है ना बेटा। तो अगेन दिस क्वेश्चन इज सोल्व, यू कैन सी, हो गया सॉल्यूशन। हम्म लेट मी शो यू द सॉल्यूशन नाउ, प्लीज सी दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे ये होती है, और मुझे पता है नियर सेंटर के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, के के क्यू क्यू बाई स्क्वायर। आर क्यूब इंटू जेड, जो मैंने अभी शो किया था ना, किसी भी डिस्टेंस एक्स पे क्या आया था, के क्यूब एक्स बाई आर क्यूब आया था ना। और जहां पर मैं गोस लॉ लगा रहा हूं वहां पर कोई भी रो तो प्रेजेंट नहीं है, तो जो अपने पास ये वाली फॉर्म थी, ये वाली फॉर्म, वन बाई डेल आर ऑफ ई इंटू ई आर, प्लस में फाइव कॉम्पोनेंट और प्लस में जेड कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी थीटा वाला कॉम्पोनेंट नहीं है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऑलरेडी मुझे हम्म, इजेड की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे मैं इजेड की वैल्यू को अच्छा, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। बोलिए। तो जीरो हो जाएगा ना उस पॉइंट पे? कहाँ बेटा, क्या जीरो हो जाएगा, यस सोम, व्हाट विल बी जीरो। जेड 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 जीरो हो जाएगा ना? नहीं नहीं, नहीं बेटा, पास में ले जेड रहा के हूँ। साथ वेरिएशन तो है ना, मतलब जो भी हम सरफेस अभी ले रहे हैं, है ना, जिस पॉइंट पे अच्छा आप हाँ, पहले कैलकुलेशन कर रहे हो। डिफरेंशिएट करेंगे फिर डालेंगे पॉइंट, पहले डिफरेंशिएट हाँ, करके फिर डालेंगे। ठीक हाँ है। ठीक है, ठीक। तो डेली जेड बाई डेल जेड की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं ना इजीली, अभी वी नो ई एज अ फंक्शन ऑफ जेड मुझे पता है, वो जेड में लीनियर है, तो डेली बाई डेल जेड की वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब इस टर्म की वैल्यू क्या होगी, इसके नेगेटिव के बराबर हो जाएगी, ओके। अब आप आर को वहां भेज दीजिए और डी आर को वहां भेज दीजिए, दोनों और इंटीग्रेशन करिए, तो आपको ई आर की वैल्यू वही मिल जाएगी जो अपने को पहले वाले तीन मेथड से मिलती आ रही है, ठीक है, क्लियर। देखिए, ओके, यस। कोई दिक्कत यहां तक, नो नो। सर। पक्का। तो ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा सवाल था, और है ना, ये काफी रशियन ओलंपियाड्स की बुक्स में भी अवेलेबल है, ठीक है, और वहीं से ट्रांसलेट होने के बाद पाथफाइंडर में आया है, राइट। और पर्सल में तो खैर पहले से ही सवाल था, बट काफी रशियन ओलंपियाड्स वाले बुक्स के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए, तो ये चार के चार मेथड्स आपको इस बुक के अंदर मिल भी जाएंगे, जो आपको पीडीएफ मिली हुई है, और मैंने आपको चारों मेथड अभी ढंग से डिस्कस भी कर दिए हैं। क्लियर है सभी के लिए। यस। बढ़िया। इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल को तो मैंने बहुत ही ढंग से लेक्चर्स में बता रखा है, आपको देखा होगा ना आपने। यस सर। यस सर। इसकी जनरल डेफिनेशन क्या होती है, डाइपोल मूवमेंट एक पॉइंट पे डिपेंड करती है, पहली बात ओरिजिन पे डिपेंड करती है। डाइपोल मूवमेंट का डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास के जैसा ही आता है, कैसे, समेशन क्यू क्यू आई आई आर आर, आई का हमारा। हाँ। ठीक है, जिसको हाँ, मैं तो ये भी लिख पाऊंगा क्यू टोटल इनटू में पोजीशन आर सी रखूंगा यू। सेंटर ऑफ चार्ज, याद है। तो मैंने कहा था कि ओनली फॉर डाइपोल मोमेंट कैलकुलेशन आई कैन पुट द होल चार्ज एट सेंटर ऑफ चार्ज टू सोल्व माय क्वेश्चंस। तो जैसे हम्म जो जेई एडवांस वाला क्वेश्चन था कि अपने पास एक क्वार्टर रिंग है, चार्ज क्यू है, सेंटर पे मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो आप इजीली निकाल सकते हैं ना अभी। इस क्यू वाले चार्ज को आप डायरेक्टली सेंटर ऑफ चार्ज पे रख पाएंगे, जो कहां पर होगा, एक्स में भी टू आर अपॉन पाई पर, वाई में भी टू आर अपॉन पाई पर, तो इसको यस। बोल के आप कंप्लीट चार्ज को यहाँ पे रख पाएंगे। अब मुझे हम्म पता है कि दो पार्टिकल सिस्टम का माइनस क्यू प्लस क्यू का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, वो क्यू इंटू में डिस्टेंस, तो बनेगा टू आर अपॉन पाई इंटू रूट टू, क्लियर है। तो हम्म डाइपोल मोमेंट का जो मैथ्स है वो काफी हद तक सेंटर ऑफ मास के जैसा ही है, तो हम डाइपोल मोमेंट कैलकुलेशन के लिए हमेशा सेंटर ऑफ चार्ज का यूज कर सकते हैं, क्लियर। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो भी हमने बेसिक लेक्चर्स में निकाल रखा है। उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है रेडियल कंपोनेंट
एक होता है ट्रांसवर्स हाँ। कंपोनेंट, याद है आपको? यस। यस। ठीक है। अच्छा, रेडियल कंपोनेंट की वैल्यू आती है 2 kp cos थीटा डिवाइड बाय आर क्यूब। आर क्यू। और ट्रांसवर्स कंपोनेंट की वैल्यू आती है kp sin थीटा ए बाय टू आर। साइन थीटा बाय आर। जो नेट फील्ड की वैल्यू आती है वो आती है kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा थ्री प्लस। कॉस पर थीटा प्लस। इसको हमने प्योर वेक्टर फॉर्म में भी लिखा था, याद करिए आप। वो प्योर वेक्टर फॉर्म आपको याद होनी चाहिए आज। किसी को याद है क्या होती है? थोड़ा बहुत आई थिंक। हाँ, टू के बाय पी आर। कॉस थीटा बाय आर क्यूब आर कैप और वो थीटा कैप नहीं में नहीं नहीं, प्योर वेक्टर फॉर्म का मतलब है थीटा नहीं आना चाहिए उसके अंदर। के बाय आर क्यूब यू इंटू आर गिवन थीटा। पी वेक्टर एंड आर कैप ओनली। आई अच्छा। थिंक के बाय आर क्यूब 3 रो डॉट आर कैप माइनस। रो नहीं बेटा, पी। हाँ, पी डॉट रो कैप माइनस पी। इसका डेरिवेशन किया था हमने, याद है? हमने इसको डिराइव भी किया सोम, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो एक बार आप देख लो सारा का सारा चीजें। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट्स बढ़िया से आ जाएंगे, ये तो याद होता ही होता है। बट कई बार मान लो क्वेश्चन वेक्टर पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है। मान लो ऐसा क्वेश्चन है कि आपके पास एक डाइपोल है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, मान लीजिए। और मान लो किसी जनरल पॉइंट पे आपको फील्ड निकालने हैं। तो आपको उसमें पी वेक्टर पता है और आपको इसके अंदर आर वेक्टर पता है बस। तो आई शुड नो हाउ टू सोल्व क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ पी वेक्टर एंड आर वेक्टर ओनली। ठीक है। तो आप एग्जाम में थीटा वीटा निकालने नहीं बैठेंगे फिर, ठीक है? हाँ, वरना तो फिर question। वो डॉट प्रोडक्ट लिख देंगे कॉस थीटा और उनका बस साइन बस थीटा बस को बस। ना। ठीक है, ये वाली हो फॉर्म जाएगा। है जो हमने लेक्चर्स में कवर भी कर रखी है, आप चाहें तो एक बार देख लेंगे। जिसने नहीं देखा है प्लीज एक बार देख लीजिएगा। तो के अपॉन आर क्यूब 3 p डॉट आर कैप माइनस का पी वेक्टर। ओके, क्लियर है? अच्छा, हाँ पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल जनरल पॉइंट पे होता है केपी कोस थीटा बाय आर स्क्वायर। इसकी वेक्टर फॉर्म को बनाना बड़ा आसान है शायद। क्योंकि मुझे पता है हम्म ये पी है और ये पॉइंट है, ये आर वेक्टर है अपने पास, ये एंगल थीटा है। तो मुझे हम्म। पता है कि जो पी डॉट आर वेक्टर होगा ना वो कहीं ना कहीं बनेगा पी इंटू आर इंटू कोस थीटा। करेक्ट। तो यहां से जो पोटेंशियल आर की उसकी वेक्टर मल्टीप्लाई फॉर्म बन डिवाइड। जाएगी, हाँ, के पी डॉट आर डिवाइड बाय आर क्यूब। ओके। यस। ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? यस। तो इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रेजेंट है हैंडआउट के अंदर, आप देख लेंगे, ट्राई कर लेंगे। और ये ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन मैंने लेक्चर्स में कवर कर रखे हैं, तो आई डोंट फील कि मुझे क्वेश्चन यहाँ पे करवाने चाहिए। आप लोग कर लेंगे, मैंने इससे ज्यादा क्वेश्चन इवन अपने लेक्चर्स में कवर कर रखे हैं। ठीक है, डाइपोल मोमेंट के ऊपर। ओके, डन। ओके। अच्छा, जब भी हम किसी डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, अगर वो एक्सटर्नल फील्ड यूनिफॉर्म होती है, तो उस केस के अंदर डाइपोल पे लगने वाला नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है ना, जीरो। यस सर, कपल बन जाता है वो। जो कि माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज है अपने पास डाइपोल के अंदर। प्लस क्यू चार्ज भी सेम फील्ड में है और माइनस क्यू चार्ज भी सेम फील्ड में है, राइट? जो कि फील्ड यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट पे सेम है। तो प्लस क्यू चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? प्लस क्यू इंटू ई वेक्टर होगा। माइनस क्यू चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर होगा। तो नेट फोर्स क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा, राइट? और जो टॉर्क आता है, आपको पता है कि टॉर्क रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा। जब भी नेट फोर्स जीरो होता है तो टॉर्क अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट क्या होता है? सेम होता है ना। तो इस टॉर्क को हमने क्लासरूम में प्रूफ किया था। इस टॉर्क की वैल्यू आती है पी क्रॉस सी। आता है ना ये तो? यस सर। यस। यस। टॉर्क की वैल्यू क्या आती है? पी क्रॉस सी आती है। बट अगर मान लीजिए डाइपोल किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये भी हमने लास्ट लेक्चर जो गिवन है ना आपको, 7.5 है शायद, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ। है ना, जो आपने कहा था अपलोड कर देना, वो शायद रह गया था लास्ट टाइम। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई डाइपोल रखा होता है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है पी डॉट डेल डेल। एक्टिंग डेल। ऑन ई। ई हाँ। यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड है। अगर एक डाइपोल पी एक्सटर्नल फील्ड ई में रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा पी डॉट डेल ई एट द लोकेशन ऑफ डाइपोल। इसका करेक्ट। डेरिवेशन भी मैंने बहुत ही बेसिक मेथड से कर रखा है। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी मैंने बहुत ही बेसिक मेथड से कर रखा है। ठीक है, तो एक बार आप देख लेंगे। और हैंडआउट में तो इसका डेरिवेशन मैंने दो मेथड से कर रखा है, आप दोनों मेथड एक बार देख लेंगे। बट जो अपने लेक्चर्स हैं
लेक्चर्स में मैंने ये वाला मेथड फॉलो कर रखा है, एनर्जी से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, और फील्ड को कंजर्वेटिव मान के कुछ रिजल्ट्स मैंने यूज किए थे इसके अंदर, जिससे अपना क्या प्रूफ हो जाएगा, जो फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा, पी डॉट डेल ऑपरेटिंग ऑन ई एट द लोकेशन ऑफ डाइपोल। क्लियर है? हम्म। इसका थर्ड प्रूफ भी मैंने दे रखा है वेक्टर कैलकुलस से, क्योंकि हमने वेक्टर कैलकुलस बढ़िया से पढ़ रखा है ऑलरेडी वॉल्यूम 1 के अंदर, तो कुछ आइडेंटिटी यूज करके भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो देखो वो वाला मेथड भी मैंने यहाँ पे कर रखा है, जिससे भी इवेंचुअली क्या प्रूफ हो जाएगा, पी डॉट डेल एक्टिंग ऑन ई प्रूफ हो जाएगा। राइट है जी? हम्म। यस। यस। ठीक। तो मेरी आपसे बस यही उम्मीद है कि आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में याद करेंगे, पोटेंशियल वेक्टर फॉर्म में याद करेंगे। ठीक है, डाइपोल पे लगने वाला जो फोर्स होता है, ठीक है, उस फोर्स की वैल्यू आप याद करेंगे, पी डॉट डेल एक्टिंग ऑन। इसके ऊपर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, आप चेक कर लेना। ठीक है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन मैंने सोल्व कर रखे हैं। कुछ क्वेश्चंस के आपको रिजल्ट भी रेकमेंडेड आप याद करें। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये है, आपके पास दो शॉर्ट डाइपोल्स हैं, P1 और P2, हम्म। और दोनों का जो लाइन है वो सेम लाइन है, ठीक है, दोनों एक ही लाइन में पॉइंट कर रहे हैं, और दोनों के बीच में गैप आप मान लीजिए r के बराबर है। तो इन दोनों डायपोल्स के बीच में जो फोर्स आता है वो फोर्स की वैल्यू आती है, आपको याद होनी चाहिए ये, 6 के P1 P2 डिवाइड बाई r⁴। फोर। कोई मुझसे पूछे कि ये फोर्स क्यों आता है, आइए इसको लगाते हैं। मान लीजिए मुझे निकालना है फोर्स ऑन डाइपोल 2 1 की वजह से। तो मुझे पता है कि जब भी कोई डाइपोल P एक्सटर्नल फील्ड E में रखा होता है तो फोर्स क्या होता है, जिस पर फोर्स निकालना होता है उसकी डाइपोल मोमेंट आती है, और जिसकी फील्ड और में दो। रखा होता है उसकी फील्ड आती है। तो अगर मैं यहां पर बात कर लूंगा तो यहां पर मुझे फोर्स ऑन 2 निकालना है, तो P2 आ जाएगा। P2 आपका 1 की एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E1 आ जाएगा। ओके। जबकि यस। जो डेल ऑपरेटर है अपना वो बनेगा कुछ आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। और जो P2 है आपका, P2 है इस क्वेश्चन के अंदर P2 इंटू आई कैप। अगर आप P2 इंटू डेल निकालेंगे तो केवल आई कैप वाला कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा, जे कैप के कैप वाला टर्म क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। मतलब इस ब्रैकेट वाले टर्म की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी P2 इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑपरेटिंग ऑन इवन वेक्टर। अब मुझे पता है कि ये मुझे डाइपोल की लोकेशन पे निकालना होता है, तो 1 की फील्ड डाइपोल की लोकेशन पे क्या होगी, वो बन जाएगी कितना, 2 kp/r³ ना। एक्सियल लाइन पे डाइपोल की फील्ड क्या होती है, ये भी बात। और जिस डायरेक्शन में P होगा सेम डायरेक्शन में एक्सियल लाइन पे फील्ड की डायरेक्शन भी होती है। तो अभी आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -6 k P1 P2 बाय, और मुझे इवेंचुअली इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को पुट करना होगा, तो मुझे x की वैल्यू को r पुट करना होगा, r⁴। ठीक है, P1 वेक्टर क्या था, आई कैप डायरेक्शन में था अपना, तो क्योंकि डेरिवेटिव करेंगे तो -3/x⁴ आएगा ना, तो एक माइनस यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब डाइपोल 2 पे लगने वाला जो फोर्स है वो माइनस आई कैप में आएगा, मतलब एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा ये। समझ गए, बोलिए एक बार। यस सर। क्लियर है? यस। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं, आप एक बार चेक कर लेंगे, जिससे आपको और अच्छे लेवल की क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है जी, एक बार देखो, डाइजेस्ट करो, और फिर मैं पानी पी के आता हूँ एक बार, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक और फॉर्मूला मैंने बताया था कि जब भी अपने पास दो डाइपोल्स मान लो रखे हुए हैं P1 और P2, उनके सिस्टम का जो यू इंटरेक्शन होता है, टेल मी क्या होता है उसका फॉर्मूला, वेक्टर फॉर्म में सिखा रखा है मैंने ये भी। के बाय r³ और फिर 3 P1 डॉट r कैप, और फिर उसके बाद P2 डॉट r कैप आता है, उसके बाद का वो याद, उसके बाद क्या आएगा, मैं भूल गया ना। मैं भी याद कर लूंगा आज क्लास के। याद मत करो, डिराइव करो। ठीक है, याद मत करो बेटा, डिराइव करो ना। आपके पास 1 मिनट है, पानी पी के आ रहा हूं मैं इतना।
डेरिवेशन करना मुश्किल थोड़ी हुआ यार, आसान होगा ना। एक P1 डाइपोल है, एक डाइपोल है P2, और दोनों के सेंटर से सेंटर का जो वेक्टर मैंने माना है वो माना है R वेक्टर। ठीक है, तो मुझे पता है P1 P2 की फील्ड में रखा हुआ है और P2 P1 की फील्ड में रखा हुआ है। तो जब भी कोई डाइपोल किसी एक्सटर्नल फील्ड में होता है तो जो यू इंटरेक्शन होता है उसका वैल्यू हमने सी कर रखा है, क्या होता है वो माइनस का पी डॉट ई होता है ना, माइनस का पी डॉट ई एक्सटर्नल, याद है कि नहीं है? तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि P1 तो P2 की फील्ड में है, तो इधर आई कैन फाइंड आउट P1 डॉट E2 वेक्टर विद द माइनस साइन, और आई कैन फाइंड आउट कि सर P2 जो है P2 वो 1 की फील्ड में रखा हुआ है। बोथ विल गिव मी द सेम रिजल्ट। ये सही है नमन? यस सर, यस सर। जस्ट अभी हमने किसी भी डाइपोल की जो फील्ड है वो प्योर वेक्टर फॉर्म में निकालनी सीखी है, अभी सोम ने बताया था। इट वॉज K/R³ 3। अगर मैं 1 की फील्ड निकालूंगा तो क्या आएगा, P1 डॉट R कैप माइनस P1 वेक्टर। ठीक है बेटा? क्यों बेटा बोलिए? यस सर। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो बस, माइनस का P2 डॉट E1 क्या है आपके सामने है, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूं अभी। तो ये बनेगा माइनस बाहर ले लो, K बाहर ले लो, R³ बाहर ले लो। ठीक है, P2 की मुझे डॉट करनी है इसके साथ, तो ये तो ऑलरेडी एक स्केलर नंबर है, सिंपली P2 की डॉट मैं R के साथ कर सकता हूं यहां। तो ये बन जाएगा 3 P1 डॉट R एज इट इज, एंड देयर विल बी P2 डॉट R जो कि सोहम ने बताया था। और क्योंकि मुझे P2 की डॉट अभी P1 के साथ भी करनी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का P1 डॉट P2। समझो बेटा, माइनस को अंदर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम K/R³ P1 डॉट P2 माइनस का 3 P1 डॉट R P2 डॉट R। एकदम सेम तरीके से हमने बेसिक लेक्चर्स में इसका डेरिवेशन कर रखा है, और इस पर एक पाथफाइंडर का क्वेश्चन भी मैंने सोल्व कर रखा है। MCQ है पाथफाइंडर का, जो कि इसी फॉर्मूले पर इंस्पायर्ड है। देखा होगा आप लोगों ने कि नहीं देखा? नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। ठीक है, ओके। तो यू कैन सी, ये रिजल्ट अभी हमने ओके। जस्ट अभी डिराइव किया है, चेक कर लीजिए एक बार। ऑलराइट, देखिए एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया है क्या? हाँ जी। यस सर। चलिए, अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं, क्योंकि मुझे यू पता लग गया है, तो मैं चाहता हूं कि यार मुझे एक फोर्स का भी ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जो कि डाइपोल का ओरिएंटेशन या किस डायरेक्शन में रखे हुए हैं, एक लाइन में रखे हैं कि नहीं रखे हैं, उस पर मैटर ना करे। एक ऐसा फॉर्मूला बना दो जो हर ओरिएंटेशन के लिए, हर पोजीशन के लिए ट्रू हो। तो जब हम कुछ मैथ्स करते हैं तो एक ऐसा फॉर्मूला बन के रेडी हो जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो बेटा, ये वाला फॉर्मूला बन के रेडी हो जाता है, बहुत गंदा फॉर्मूला है होल्ड दिखने में, बट वी कैन डिराइव दिस। एक बार देख लीजिए इसको क्या लिखा हुआ है। 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R⁴ P1 डॉट P2 R कैप, P1 डॉट R कैप P2 वेक्टर, P2 डॉट R कैप P1 वेक्टर, माइनस का 5 P1 डॉट R कैप P2 डॉट R कैप। ठीक है, इसको भी एक तो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल मेथड से प्रूफ कर रखा है, जो कि अपने जेई के सिलेबस से अपन कर सकते हैं, और एक इसको मैंने वेक्टर कैलकुलस से भी इसका प्रूफ कर रखा है। तो बाई टू मेथड्स हमने इसको डिराइव करा है। ठीक है, ओके। सोचे भी कैसे किया है, बताओ एक बार। यस सर। आपको पता होना चाहिए कि जो यू है, यू
यू से फोर्स पे जाने के लिए मुझे एक तरीके से क्या करना पड़ेगा? अगर मैं कार्टेशियन में बात कर लूं, तो कार्टेशियन में फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स निकालने का तरीका होता है माइनस का डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप, माइनस का डेल यू बाई डेल वाई जे कैप, एंड माइनस का डेल यू बाई डेल जेड के कैप। ठीक है, चलिए अब खुद से पढ़ने की कोशिश करिए क्या लिखा हुआ है। क्योंकि मैं एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालने की कोशिश कर रहा हूं, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए मुझे एक तरीके से माइनस का डेल यू बाई डेल एक्स निकालना पड़ेगा। और क्योंकि यू के अंदर आर की टर्म आ रही है, तो पहले से मैंने डेल आर अपॉन डेल एक्स को निकाल के रख लिया, उसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन आर। देख लीजिए एक बार कैसे आ रही है। ओके। यस। यस। और यहाँ पे अपने पास ना P1 डॉट आर कैप और ये टर्म भी आ रही है P2 डॉट आर कैप, तो इसको भी मुझे डेल यू अपॉन डेल एक्स अगर मैं निकालूंगा तो आई शुड नो व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, P1 डॉट आर कैप का डेल बाय डेल एक्स। तो वो मैंने देखो पहले से निकाल लिया मैंने। P1 डॉट आर वेक्टर की बात कर ली यहाँ पे, तो ये बनेगा P1 का एक्स कॉम्पोनेंट इंटू में एक्स, प्लस P1 का वाई कॉम्पोनेंट इंटू वाई, प्लस P1 का जेड कॉम्पोनेंट इंटू जेड। अगर मैं इसका डेल अपॉन डेल एक्स निकालूंगा तो बोल लीजिए क्या आ जाएगा? आ जाएगा ना, कितना आएगा? ये टर्म तो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, सिंपली वी आर गेटिंग P1 एक्स। ओके, P1 का एक्स कॉम्पोनेंट, राइट? हाँ जी। यस। तो यू का फॉर्मूला आपके सामने है, के बाई आर क्यूब था, आर क्यूब को मैंने ऊपर भेज दिया तो आर की पावर माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे बता ना आर की पावर -5 क्यों आ रही है? एक्चुअल फॉर्मूले में क्या था? P1 डॉट आर कैप था, आर कैप को आर वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? आर वेक्टर बाई आर आ जाएगा ना। सेम यहाँ पे P2 डॉट डॉट आर कैप था, तो वो भी क्या बनेगा? आर वेक्टर बाई आर हो जाएगा, आर क्यूब पहले से था। तो वी विल बी हैविंग आर की पावर 5 इन द डिनोमिनेटर, देयरफॉर आर की पावर -5 इन द न्यूमरेटर। ऑलराइट। अब मुझे फोर्स का एक्स कंपोनेंट को निकालने के लिए मुझे एक तरीके से माइनस का डेल यू बाई डेल एक्स करना होगा। तो अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे इस पूरी टर्म को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि P1 वेक्टर की ओरिएंटेशन फिक्स है, P1 वेक्टर की वैल्यू फिक्स है, P2 वेक्टर की वैल्यू फिक्स है, कुछ भी हो सकती है। तो P1 डॉट P2 की वैल्यू अपने पास एक तरीके से कांस्टेंट आ जाएगी, उसको मैं बाहर ले सकता हूँ। तो पहले मैं फर्स्ट टर्म को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये बाहर चला जाएगा। और आर की पावर -3 को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा? -3 पावर आ गई, एक पावर कम, एंड देन वी विल बी हैविंग डेल आर बाई डेल एक्स, जिसकी वैल्यू को मैं पहले से एक्स अपॉन आर निकाल चुका हूं। तो ये टर्म अपने पास इसके बराबर आ जाएगी, जो कि निकालना बिल्कुल भी टफ नहीं है। क्लियर है? यस। यहां पे आपके पास एक तरीके से 3 टर्म्स हैं, P1 डॉट आर वेक्टर, P2 डॉट आर वेक्टर और आर की पावर -5। तो अगर मैं डेल यू बाई डेल एक्स निकालूंगा तो मुझे एक तरीके से a इंटू बी इंटू सी को डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो पहले a का डेरिवेटिव करेंगे b इंटू सी एज इट इज, है ना, फिर अपन b का डेरिवेटिव करेंगे a इंटू सी एज इट इज, फिर अपन c का डेरिवेटिव करेंगे एंड देन a इंटू बी एज इट इज। ठीक है, क्लियर है? अगर मैंने इसको a माना है तो जस्ट अभी आपको मैंने टीच किया था कि कैसे P1 डॉट आर वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं, उससे में सिंपली क्या आता है? P1 का एक्स कंपोनेंट आता है, राइट बेटा? तो इसको मैंने ए बोला है, इसको मैंने बी बोला है, इसको मैंने सी बोला है। तो अपने पास ए का डेरिवेटिव ए डैश क्या आ जाएगा? P1 का एक्स कंपोनेंट, राइट? एंड व्हाट इज बी का डेरिवेटिव? P2 का एक्स कंपोनेंट। ठीक है सोहम? यस सर। और आर की पावर -5 को डिफरेंशिएट करना तो बहुत आसान है नमन, एक्स के रिस्पेक्ट में -5 और आगे एक पावर कम करेंगे तो -6, और आर का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो वी विल बी हैविंग एक्स बाई आर, जो हमने पहले से निकाल रखा है। जी सर। तो अगर मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता जाऊंगा तो आई विल बी गेटिंग दिस रिजल्ट। हाँ प्लीज सी दिस। क्योंकि अपने पास मेन एक्सप्रेशन में तो दोनों ही टर्म्स थी, तो मुझे दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो दोनों को जब मैंने एक साथ लिखा तो मेरे पास ऐसे कुछ टर्म बन जाएगी। क्लियर है? बोल दीजिए एक बार। यस सर। ठीक है,
तो जो एफ का एक्स कंपोनेंट आ रहा है वो कुछ ऐसी फॉर्म ले लेगा फाइनली। चेक करो ये चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। दोनों को मैंने क्लब कर दिया पहली बात, हल्का सा रीअरेंज किया, कुछ कॉमन वॉमन लेके, तो ये वाला फैक्टर बन जाएगा। ये आ रहा है एक्स कंपोनेंट के अंदर। एक्स कंपोनेंट के अंदर अच्छी बात ये बन गई कि अपने पास P1 डॉट P2 एक्स आ रहा है, ठीक है। P1 का एक्स कंपोनेंट आ रहा है और यहाँ पे P2 डॉट आर वेक्टर आ रहा है। फिर अपने पास P1 डॉट आर वेक्टर आ रहा है, P2 एक्स आ रहा है। फिर अपने पास माइनस का 5 P1 डॉट आर P2 डॉट आर एक्स बाई आर स्क्वायर आ रहा है। तो अगर मैं मान लो एफ एक्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो यू ऑल विल एग्री कि एफ एक्स वेक्टर बन जाएगा। आई कैप लगाना पड़ेगा मुझे, आई कैप लगाना पड़ेगा मुझे, आई कैप लगाना पड़ेगा मुझे, आई कैप लगाना पड़ेगा मुझे। समझ में आ रहा है कि नहीं यार सभी को? यस सर। इन द सेम वे वी कैन राइट एफ वाई, क्या बनेगा? के, आर तो आई थिंक आर ही रहेगा। देन देर विल बी P1 डॉट P2 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, सो हम युग, ठीक है। यहाँ पे क्या आ Yes, जाएगा sir. बेटा? वाई जे कैप आ जाएगा। P1 एक्स की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? P1 वाई आ जाएगा। Y. P2 डॉट आर कैप विल रिमेन एज इट इज, जे कैप। P1 डॉट आर और यहाँ पे अपने पास P2 वाई, जे कैप, माइनस का 5 P1 डॉट आर वेक्टर, P2 डॉट आर वेक्टर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Over. वाई जे कैप पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सेम मैं एफ जेड लिख सकता हूं। अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप को, तो आई थिंक ये जो टर्म है वो तो आई थिंक सब में से बाहर आ जाएगी ना। और अगर मैं केवल फर्स्ट टर्म की ओर ध्यान लगाऊंगा तो क्या बनेगी? वो बनेगी P1 डॉट P2 वेक्टर तो बाहर आ जाएगा। इन द ब्रैकेट देर विल बी हाउ मच? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट सॉन्ग? यस सर। जिसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? आर वेक्टर बन जाएगी बेटा, ठीक है। तो इन यस। अवर फॉर्मूला देर इज P1 डॉट P2 आर वेक्टर, ठीक है, फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म की बात अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा? देखो आई थिंक P2 डॉट आर वेक्टर तो बाहर चला जाएगा सब में से कॉमन लेके। अपने पास क्या बनेगा सोहम? टेल मी। वी विल बी हैविंग P1 एक्स आई कैप, P1 वाई जे कैप प्लस P1 जेड के कैप। ये पूरा P1 वेक्टर बन जाएगा ना? बोलिए। हाँ जी बेटा। यस सर। तो अपने पास सेकेंड टर्म क्या बनेगी? P2 डॉट आर वेक्टर के साथ में क्या होगा? P1 वेक्टर लग रहा होगा ऐसे, ठीक है। क्लियर है ये वाला टर्म? P2 डॉट आर वेक्टर के साथ में क्या होगा? P1 वेक्टर होगा। सेम तरीके से थर्ड टर्म भी अपन क्या बना देंगे? ये बन जाएगा P1 डॉट आर वेक्टर P2 वेक्टर बन जाएगा। बोलिए, आफ्टर ऑल द कंपोनेंट्स, राइट है। यस सर। और लास्ट टर्म की अगर बात करूंगा तो 5 P1 डॉट आर P2 डॉट आर तो सबका सब बाहर जाएगा, आर स्क्वायर बाहर जाएगा। आई विल बी हैविंग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये अपना आर वेक्टर बन जाएगा पूरा का पूरा, जो कि आपके सामने है। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? बोलिए। यस। फिर जो यस सर। आर वेक्टर है उसको मैंने आर कैप में कन्वर्ट कर दिया। आर वेक्टर इज इक्वल टू आर इनटू आर कैप, और इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। अब इस यस। फॉर्मूले के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ठीक है। और आप पाएंगे कि आपका रिजल्ट बहुत जल्दी 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 आ रहे हैं। बट इसको याद करना भी मुश्किल है वैसे एग्जाम के लिए, तो उतना याद करने की नीड नहीं है, ठीक है। आप बेसिक मेथड से हमेशा क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बट ठीक है, एक अच्छा फैंसी फॉर्मूला मुझे बनाने का मन कर रहा था तो मैंने बना दिया। ऑलराइट, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी हम अगली क्लास में मिलते हैं। आप एक बार इसमें दिए गए सारे क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे करने की, ठीक है। और अगली क्लास में मैं आपको टॉर्क बताऊंगा, कैसे अपन डायपोल पे टॉर्क निकाल सकते हैं, ठीक है। अगली क्लास कब होगी सर? बेटे शायद कल तो नहीं होगी, परसों लेंगे अपन शायद क्लास, है ना? कल होगी तो बता दूंगा मैं, राइट। ओके। हाँ चलो, बाय बाय। ओके सर। गुड नाइट, बाय बाय। बाय। गुड।